नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकारों के सीमा की, जिसे एक पतली रेखा अलग करती है। इस पतली रेखा को नहीं पहचानने के कारण ही एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होता है, विवाद बढ़ता है और फिर राजनीति होती है। और यही राजनीतिक विवाद तमिलनाडु विधानसभा में पारित 10 विधेयकों को लंबे समय तक रोकने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद से खड़ा हुआ है। संविधान में इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने विचार के लिए रोक सकते हैं। आर्टिकल 200 जो है उसमें जो बातें की गई है वो, और जो बातें साफ की गई वो ये है कि राज्यपाल किसी विधेयक को या तो स्वीकृत करते हैं या अस्वीकृत करते हैं या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। उनके पास इसके अतिरिक्त चुप रहने का, किसी भी विधेयक पर चुप रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात जो है विपक्ष कह रहा है। असहमति की स्थिति में राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस कर सकती है, लेकिन यदि विधानसभा दोबारा उसे संशोधन के बिना भी भेजती है तो राज्यपाल को उसे साइन करके वापस करना होता है। मतलब ये कि संविधान में राज्यपाल को विधेयक दोबारा लौटाने का अधिकार नहीं है बिना साइन किए। लेकिन विधेयक कितने दिनों के भीतर वापस किया जाए यह साफ नहीं है। इसकी कोई समय सीमा संविधान में तय नहीं की गई है और यही विवाद की जड़ में है। जब लंबे समय तक विधेयक राज्यपाल या राष्ट्रपति रोक के रख लेते हैं तो उसे पॉकेट वीटो कहता है, जिसका 1986 में सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह जी ने इसका इस्तेमाल किया था, पॉकेट वीटो का पोस्टल बिल के ऊपर। मौजूदा विवाद तमिलनाडु के विधेयक को लेकर है, जिसे राज्यपाल माननीय RN रवि ने लंबे समय तक रोके रखा और तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्यपाल के इस पॉकेट वीटो को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यदि राज्यपाल इसे रीजनेबल समय सीमा में तय नहीं कर पाते हैं या साइन नहीं करते हैं तो राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से निर्देश लेने का अधिकार है। और तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी विधेयकों को पास मान लेने का फैसला किया, यानी बिना राज्यपाल की सहमति के, बिना राज्यपाल के सिग्नेचर के वो विधेयक जो है वो पास मान लिया गया और अब जो है नोटिफिकेशन के बाद वो कानून भी बना दिया गया, जिसके बाद से संवैधानिक संकट का सवाल खड़ा हो गया है। इसी स्थिति को साफ करने के लिए राष्ट्रपति ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं, जिसके जवाब के लिए कल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि वो 14 सवाल क्या है और साथ में चर्चा करेंगे क्या विधेयक को साइन करने के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं करना संविधान निर्माता की चूक है या लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान जो बनाने वाले संविधान निर्माता ने इसे जरूरी समझा था, एक जरूरी हथियार के रूप में इस चुप्पी को दिया। क्या संविधान की चुप्पी को विपक्ष का इकोसिस्टम संविधान को बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? क्या संविधान की चुप्पी को गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? क्या संविधान की चुप्पी को नैतिक या अनैतिक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? क्या विवाद की मूल वजह राजनीतिक विवेक और संवैधानिक विवेक के बीच का अंतर नहीं होना है? और क्या सुप्रीम कोर्ट का कार्यपालिका की सीमा का अतिक्रमण उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो सनातनी विचारधारा के खिलाफ खड़ी हो रही है देश में? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ संविधान विशेषज्ञ, कुछ वरिष्ठ संविधान और कानून के जानकार लोग आज होंगे। उनसे आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देखते हैं। रिपोर्ट के बाद उन सवालों को भी देखेंगे जो 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति ने पूछे हैं, वो सवाल भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। देश के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़ा एक बेहद अहम सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। सवाल यह है कि क्या विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए डेडलाइन तय की जाएगी। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई करने जा रही है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मुद्दा क्या है। दरअसल मुद्दा यह है कि 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
जस्टिस जेबी पारदीवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजे गए विधेयकों को 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को मंजूरी देनी होगी। यह फैसला तब आया जब तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 10 विधेयकों को रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल का विधेयकों को रोकना गलत है और यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। कोर्ट का कहना था कि अगर कोई विधेयक लंबे समय तक लटका दिया जाता है तो उसे मंजूरी प्राप्त मान लिया जाएगा। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच शुरू हुआ विवाद अब संवैधानिक विवाद बन चुका है। इस मामले में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए 15 मई को आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे, जिसका उत्तर देने के लिए 22 जुलाई मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगा। तो आइए जान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने वो 14 सवाल कौन से पूछे हैं। क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प हैं? जब संविधान में कोई ऐसी समय सीमा नहीं है तो सर्वोच्च अदालत कैसे समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत किसी तरीके का आदेश दे सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश या निर्देश दे सकता है जो कि वर्तमान के कानून में मौजूद ना हो? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच का विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? क्या संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या शीर्ष अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरीके से रोक सकता है? क्या संविधान से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास भेजना अनिवार्य है? क्या विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की मंजूरी के बिना लागू होता है? अगर इन सभी सवालों में से कुछ बड़े सवालों की बात करें तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी पूछा कि अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत इस तरीके की समय सीमा तय कर सकती है? लेकिन राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछने पर तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन तिलमिला गए हैं। उन्होंने 3 सवाल अपनी एक्स पोस्ट के जरिए पूछे हैं। पहला कि राज्यपालों के लिए फैसला लेने का समय सीमा तय किए जाने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्या बीजेपी विधेयक पर सहमति के लिए बेमियादी विलंब की अनुमति देकर राज्यपाल की तरफ से टालमटोल को वैधानिक स्वरूप देना चाहती है? क्या केंद्र सरकार और गैर भाजपा शासित विधानसभाओं को शक्तिहीन करना चाहती है? उन्होंने अपनी एक एक्स पोस्ट में आरोप लगाया कि यह सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक महत्व का जो मुद्दा सुलझा दिया था उसे फिर से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब 22 जुलाई को CJI BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच इस पूरे संवैधानिक विवाद पर सुनवाई करेगी। सवाल सीधा है, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल की मर्जी पर रोक लगाते हुए अदालत समय सीमा तय कर सकती है? यानी यह सुनवाई भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक ढांचे पर एक बड़ा असर डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो ये अहम और गंभीर सवाल है जो सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि मामला केवल सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु या राज्य और राज्यपाल के बीच का नहीं है। ये मामला है संवैधानिक अधिकारों का। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मधुमुकुल त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ हैं। विनीत जिंदल जी संविधान विशेषज्ञ हैं, वकील अधिवक्ता भी हैं। पीयूष मिश्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हैं, और मुमताज़ आलम रिजवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, ये भी हमारे साथ हैं। धर्मेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता के तौर पर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और चर्चा की शुरुआत में मुमताज़ आलम रिजवी जी से करना चाहूँगा। रिजवी जी, ये जो मसला है ये आप लोगों ने भी काफ़ी देखा हो, क्योंकि 2024 का मामला है और इसमें बहुत विवाद हुआ था कि राज्यपाल ने बहुत लंबे समय तक इन विधेयकों को रोक करके रखा था। विधेयक क्या था नहीं था इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये जो स्टालिन ने जो
राष्ट्रपति जी ने जो सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो सवाल और जो स्टालिन ने कहा है, इन दोनों के बीच में आपको क्या लगता है कि सही में जो चुप्पी है संविधान में, जो विधेयक को पास करने के लिए जो पॉकेट वीटो वाला जो मसला है, क्या आपको लगता है कि ये सही है, या आपको लगता है कि नहीं, ये जो चुप्पी है, ये चुप्पी संविधान निर्माता ने जो है कुछ सोच समझ करके ही दिया होगा, या आपको लगता है कि नहीं, ये जो चुप्पी जो है ये एक चूक है संविधान निर्माताओं की? रिजवी साहब, मुमताज आलम जी, मुझसे मुकेश जी मुझसे सवाल किया? जी, मैं आप ही से पूछ रहा था। जी जी, देखिए मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चूंकि बहुत ही गंभीर, बहुत ही संजीदा सवाल है, और सवाल ये टोटल जो है वो लोकतंत्र का है, जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी का है, और डेमोक्रेसी बची रहे, कोई तानाशाह न होने पाए, इसके लिए हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। यहां तक कि आप देखिए, राष्ट्रपति जो देश का प्रथम व्यक्ति कहलाता है, उसे भी हटाने का प्रावधान है, और वो इसीलिए है कि वो तानाशाह न होने पाए। इसी तरीके से जजेस जो है हमारे, जो जस्टिस हैं, उनको भी हटाने का हमारे यहाँ प्रावधान है, ताकि वहां भी कोई गड़बड़ी न होने पाए। तो सारे ऑप्शन खुले हैं, और उसके लिए सिर्फ ये है कि किसी तरीके से जो हमारा लोकतंत्र है वो कहीं से डैमेज न होने पाए। इसलिए यहाँ पे जो बहस छिड़ गई कि किसके पास क्या अधिकार है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे दिल्ली का एक दरमियान बड़ा झगड़ा चला कि राज्यपाल उपराज्यपाल बड़ा है कि मुख्यमंत्री बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि प्रतिनिधित्व आप देखिए कि एक चुनी हुई सरकार वो राज्यपाल के पास अपना बिल पास करके भेजती है, और वो रोका जाता है। जरूरत तभी है, लेकिन वो पास नहीं किया जाता। और सब जान रहे हैं कि जो पूरा ढांचा है किस तरीके से, अगर केंद्र में सरकार बीजेपी की है, या केंद्र में सरकार कांग्रेस की है, और स्टेट में सरकार बीजेपी या कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है वो गड़बड़ करते हैं। ऐसा होता रहा है। ये कोई मैं बीजेपी के दौर की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कांग्रेस के दौर में भी ऐसी चीजें नहीं है। तो वहीं पे टकराव है। लेकिन हमने देखा कि ये भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी निकल के आते हैं और दुहाई देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि लोकतंत्र और ये पूरा तंत्र जो है वो खतरे में। और इसीलिए, और आज भी अगर ये सिचुएशन पैदा हुई है और सुप्रीम कोर्ट को फैसला ये लेना पड़ा है, तो ये मैं समझता हूं सबसे पहले ये सरकार की नाकामी है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? रिजवी साहब, आपने कहा अच्छी बात नहीं है कि रिजवी साहब आपने शुरुआत में, ठीक है, आमने सामने खड़े हो जाए। रिजवी साहब जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। अपना भाषण जरूर दे दिया, लेकिन जो सवाल पूछा था मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा कि ये चुप्पी जो है वो चूक है, या संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच करके इस चुप्पी को रखा था, वह स्पष्ट नहीं, क्योंकि बाकी चीजें तो संविधान में बहुत सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। जी आऊंगा मैं, मधु जी आ रहा हूँ। जी मुकेश जी, ये चूक नहीं है, और संविधान में भी हमने देखा है कि बड़े बदलाव भी किए गए हैं। ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे बदलाव, तो ये चूक नहीं है, बल्कि हमने बताया कि ये तमाम चीजें जो हैं वो भरोसा किया गया सरकार पे कि जो सरकार, ठीक है, चलिए, आपने इसे पॉलिटिसाइज किया, हम इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने इसे पॉलिटिसाइज किया है। मैं मधु मुकुल जी के पास जाना चाहूँ। मधु जी, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है रिजवी साहब के पीछे जो किताबें हैं उन्होंने पढ़ी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट है, जो आप देखें 200 आर्टिकल 200 रिजवी साहब के पीछे किताबें हैं, खोल लें। उसमें क्या है, 4 चीजें हैं जो राज्यपाल महोदय को दिया गया है। एक, अगर कोई भी विधेयक उनके पास जाता है तो उसको अपना कंसेंट दे दें कि हाँ ठीक है। दूसरा क्या है, वो विदहोल्ड कर सकते हैं, उनके पास पावर है, कोई टाइम लिमिट नहीं, विदहोल्ड कर दिया उन्होंने। तीसरा पावर उनके पास है, उसको रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के लिए। चौथा पावर है, उसको क्या कर सकते हैं, वो रिटर्न कर सकते हैं। उन्होंने विदहोल्ड की पावर यूज की। व्हाट इज रॉन्ग? और रही बात 142 की, मेरे भाई 5 करोड़ से ज्यादा केस इस देश में लंबित हैं। अगर 142 का पावर है, 142 को ये पढ़ ले, 142 उसके लिए है जो केस उनके सामने जज के सामने पेंडिंग है, उसमें 142 का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। दूसरा जो मेन विषय है, 5 करोड़ केस पेंडिंग है, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने
142 का प्रयोग करते हुए ये आदेश पारित किया कि जितने भी जज हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, चलिए अपने खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं चलाएंगे। वो अगर इतने दिन के अंदर किसी केस को नहीं डिसाइड करते हैं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले जाइए, मैं वहीं इलाहाबाद आया हूं, वहां कितने पुराने 10-10, 20-20 साल के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके पास या तो जजेस कम है या क्या, व्हाट इज दिस। तो ये 142 का इस्तेमाल कब, कहां, कैसे होगा। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसा कि मेरे अभिन्न मित्र बता रहे थे, इन्होंने किताबों को नहीं पढ़ा। आपने भी, मैं क्षमा चाहता हूं, आपने कहा कि क्या टाइम लिमिट होना चाहिए। अरे विदहोल्ड करने में कोई टाइम, विदहोल्ड कर दिया उन्होंने, वेयर इज द टाइम। संविधान क्लियर कट कहता है आर्टिकल 200 कि राज्यपाल के पास 4 पावर हैं, जो भी पावर चाहे अपना इस्तेमाल करे। उन्होंने विदहोल्ड किया। और ये क्यों है, अब ये सुनिए। हमारे देश में क्या है, एक है सेंटर केंद्र, सवाल ये मुकुल जी, विदहोल्ड कब तक के लिए, कितने दिनों तक के लिए, और सीमित समय के लिए करने में उसी पे सवाल है। हम चर्चा उसी पे कर रहे हैं ना, हम चर्चा उसी पे कर रहे हैं कि ये तो विवाद ही उसी के कारण है ना, इसी अधिकार के कारण विवाद है। प्रश्न पूछा क्यों? हाँ, आपने प्रश्न पूछा क्यों, विदहोल्ड क्यों कर सकते हैं। मान लीजिए केंद्र में दूसरी सरकार है, केंद्र पूरे राष्ट्र के प्रगति के लिए कुछ करना चाहता है, स्टेट तो उसमें अड़ंगा डाल रहा है, अपना विधेयक पास कर दिया, और उस विधेयक को केंद्र की संप्रभुता के लिए खतरा है, इसलिए यह प्रोविजन रखा गया कि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है और राज्यपाल उसको विदहोल्ड करेगा। इस पे बिल्कुल ठीक है, मैं समझ, मैं इसी पे चर्चा कर रहा हूं, मैं इसी पे चर्चा, यही तो आज चर्चा का विषय ही यही है कि जो चुप्पी जो है वो संवैधानिक चुप्पी है या चूक है। दोनों चीज पे चर्चा, जो विपक्ष करे चुप्पी है, हाँ वो जो चुप्पी है, संविधान की जो हमारे देश में जो संघीय ढांचा है उसमें कोई डिस्टर्बेंस न आए, इसलिए संविधान निर्माताओं ने उसका प्रोविजन रखा। उन्होंने राज्यपाल को पावर दी, उनको पता है, राज्यपाल को यह पावर भी जो दिया जा सकता था, जैसे मधु मुकुल जी, राज्यपाल को यह पावर भी चुप्पी की जगह यह दिया जा सकता था कि दूसरी बार आप जब लौटाएंगे आप, तो जो आपत्ति दर्ज की गई वो आपत्ति जो है वो तो ठीक हो जाएगी, तभी आप दोबारा भेजिए। लौटाने के बाद देखिए, आप देखिए दोबारा ये अधिकार है ना, दूसरी बार अगर वो भेजते हैं तो उनको स्वीकार करना ही है, या तो विदहोल्ड कर देंगे या नहीं तो स्वीकार करके भेजेंगे। नहीं, आप प्लीज समझिए, चार प्रोविजन है, 4 उनके पास राइट है। एक, उनके पास विधेयक पहुंचा, उसको उन्होंने पारित कर दिया, उस पर सिग्नेचर कर दिया, कंसेंट दे दिया। दूसरा, विदहोल्ड कर दिया, उन्होंने विदहोल्ड किया, उन्होंने रोक दिया उसको, उन्होंने रिटर्न नहीं किया। ठीक है, रोक दिया तो कब तक रोक सकते हैं, उसी पे तो हम चर्चा कर रहे हैं ना सर। रोक दिया क्योंकि आखिर वो भी विधानसभा से पारित है ना, वो भी तो लोकतांत्रिक तरीके से पास किया गया बिल है। रोक दिए तो आप कब तक रोकेंगे, हम उसी पे चर्चा करें कि जो संविधान विशेषज्ञ, जो संविधान के निर्माता हैं, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने ये जो यहाँ पर चुप्पी वाला जो रख दिया कि इस पे कोई साफ नहीं किया, स्पष्ट नहीं कि वो क्या उनकी रणनीति थी, क्या वो लोकतंत्र को बचाने के लिए चुप्पी जरूरी थी, इसलिए ये चुप्पी रखा या चूक हुई है, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं विनीत जिंदल के पास की रक्षा करना आवश्यक है। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर के विनीत जिंदल जी के पास ले जाऊंगा। विनीत जिंदल जी, आप क्या कहेंगे, क्या ये चुप्पी जो है ये संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी समझ करके संविधान निर्माताओं ने यहां चुप्पी साध ली, या आपको लगता है कि ये चुप्पी नहीं चूक है? नहीं मुकेश भाई, मुझे बिल्कुल लगता है कि ये जो जिसको हम चुप्पी कह रहे हैं, चुप्पी नहीं है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोविजन है जहां पे आपके कुछ राइट्स, चाहे वो सेंट्रल स्टेट की कन्फ्लिक्ट हो या फिर देश की संप्रभुता एकता की बात हो, या ऐसी कई कंडीशंस जहां पे किसी भी तरीके से संवैधानिक रूप से कोई और ऐसा इशू क्रिएट ना हो जाए, उन परिस्थितियों में, स्पेशल परिस्थितियों में ऐसी प्रोविजन को रखा गया, जिसकी वजह से आज ये जो पूरा मामला है हम सबके सामने है। अब यहाँ पे मैं इससे थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। आप देखिए कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय बार बार ये कहता है कि एक थिन लाइन है बिटवीन विधायिका और न्यायपालिका। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आपने संसद को दी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आपकी संसद के पास है और जो हमारी न्यायपालिका के पास है, हर बार इस बात की बात होती है कि संसद को अपनी दायरे में रहना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन न्यायपालिका को भी अपने दायरे में रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप देखिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी ही नहीं गई कि भाई आप डायरेक्शंस देंगे, बेसिकली ये मामला पूरा सिर्फ इस तक नहीं है कि इन्होंने, न्यायपालिका का काम है कानून की व्याख्या करना, बिल्कुल, कानून बनाना संसद का काम है, बिल्कुल, कभी भी नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। ये काम संसद का है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लगता है कि कोई, जैसा कि मुझे पूरा इस, अगर जजमेंट की बात करें और या डायरेक्शन की बात करें, तो न्यायपालिका का एक मत ये दिखता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो इससे अच्छा ये होता कि न्यायपालिका इस बात के ऊपर अपनी एक ऑब्जर्वेशन देती और कहती कि हमारा मानना यह है कि संसद इसके ऊपर कुछ करे और इसको क्लैरिफाई करे, जिससे अगर कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट हो वो कन्फ्लिक्ट ना आए। लेकिन उसके बाहर जाके डायरेक्शन दे देना मेरा मानना है कि गलत है। अपनी अपनी पावर्स है, न्यायपालिका को कहीं ना कहीं उन दायरों में रहना चाहिए। और यही बात सरकार के लिए भी है कि सरकार को भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है संसद को, उसका प्रयोग करना चाहिए। और दोनों में अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो कन्फ्लिक्ट बिल्कुल होगा, और इससे नुकसान हमारी जो संवैधानिक जो पूरे 4 पिलर्स हैं उनका जो नुकसान सबसे ज्यादा होगा वो उनका होगा, नागरिकों का नुकसान साथ साथ होगा। बिल्कुल सही कहा, और इसी पे चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ पीयूष जी भी हैं और धर्मेश शर्मा जी भी हैं। पीयूष जी के पास जो है लास्ट में जाएंगे, लेकिन धर्मेश जी के पास में जाऊंगा। धर्मेश जी, क्या आपको लगता है कि क्योंकि आपकी पार्टी ने इसका स्टालिन के स्टैंड का समर्थन किया था, इसलिए मैंने आपको आज बुलाया, कि क्या आपको लगता है कि ये जो संवैधानिक चुप्पी या चूक का फायदा उठा करके राजनीतिक गोल सेट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि कम से कम संवैधानिक मामलों में राजनीतिक से दूर होना, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको अलग होना चाहिए संवैधानिक मामलों में? देखिए सर, मैं आपसे ना 2-3 चीजें बहुत क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं मधु सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये पॉइंट रेज करे, वो भी एक बहुत सीनियर लॉयर है। लेकिन आप एक बात समझिए सर, इसके अंदर है ना, देश के अंदर संविधान में जो सबसे सर्वोपरि है वो डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो कुछ एक बिल पास करती है अपने क्या कहते हैं, या तो पार्लियामेंट में करती है या अपने विधानसभा में करती है, जो कि जनता के फायदे के लिए, जनता के भले के लिए होता है। वो आर्टिकल जो 200 और 201 की पावर को यूज करके राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल का विदहोल्ड करने का राइट है, बिल्कुल है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, अगर राज्यपाल उस बिल को विदहोल्ड करता है और कोई भी एक ऐसे कानून की वजह से आप वहां के स्टेट के लोकल लोगों का कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है, मुझे ये बताइए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेट में लॉ बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट को है, ठीक है। अगर लगता है स्टेट लॉ सही नहीं बना रहा है, स्टेट के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रेसिडेंट जो है वो बिल को कैंसिल कर सकता है या दोबारा भेज सकता है। जब दोबारा भेजता है तो अमेंडमेंट के साथ 6 महीने के अंदर उनको वापस से पास करके राज्यपाल को भेजना पड़ता है और राज्यपाल को अप्रूव करना पड़ता है। हमारा सिर्फ ये पॉइंट है कि जो 10 बिल राज्यपाल ने वहां पे रखे हुए थे अपने पास, उनका रीजन क्या था रखने का, हमको ये समझना। आप जानते हैं वो पॉलिटिकल रीजन थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन रीजन नहीं थे। अब आते हैं आर्टिकल 142 के ऊपर। देखिए सर, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 32, आर्टिकल 142, आर्टिकल 226, ठीक है, ये बहुत ही क्या कहते हैं कि इनहेरेंट पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, जहां पे उसको लगता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ पे अपने कंट्री की गवर्नमेंट का, या कहीं पे स्टेट के पावर्स को कटिल किया जा रहा है या सेंटर की पावर को कटिल किया जा रहा है, वहां पे वो पिक्चर में आ जाता है। डायरेक्टिव देना राष्ट्रपति को, मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ऐसा कोई डायरेक्टिव दिया है। उन्होंने एक कंसीडरेशन दिया है कि 3 महीने में अगर वो उसको पास करेंगे या 3 महीने में उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपने एक पर्टिकुलर टेन्योर के ये तो यही चीज तो गलत है ना, यही धर्मेश जी, यही तो गलत है। संविधान जहां पर कोई समय सीमा नहीं तय कर रही है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट संविधान में घुस करके संसद के अधिकार का हनन करके कैसे 3 महीने का समय सेट कर सकती है? ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किसने दिया? 3 महीने का अधिकार जो है, 3 महीने का समय सेट करना और 3 महीने के भीतर नहीं हो तो उसे पास मान लिया जाए, तो बहुत बड़ा फैसला है। ये तो आपको जो संविधान को तोड़ने मरोड़ने, ये तो इमरजेंसी से भी बड़ा फैसला मैं मानता हूं। पता नहीं क्यों इस पे राजनीतिक पार्टियां जो है इसको लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं, इस पे उतनी बहस नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इमरजेंसी के दौरान जो संविधान में जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई थी, मुझे लगता है कि उससे बड़ा ये मामला है कि आपने तो संविधान को सीधे तौर पर जो है आपने तोड़ मरोड़ दिया। आपने 3 महीने का समय सेट कर दिया और उसके बाद कहा कि अगर 3 महीने में नहीं हुआ तो उसे पास मान लिया जाए। ये कैसे हो सकता है बिना संसद के हस्तक्षेप के? पीयूष जी, क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रपति जी ने जो सवाल पूछा है, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने, क्या आपको लगता है कि ये जायज सवाल हैं और ये जो है संविधान की रक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है इसका जवाब देना? एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से 14 प्रश्नों के जवाब मांगे हैं। दूसरी बात, जहां तक अभी मैं सुन रहा था, ये डायरेक्टिव नहीं है वाली बात है, ये गलत है। ये अपने आप में एक डायरेक्टिव के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 3 महीने के अंदर इसको डीम्ड एसेंट कर लिया जाए। तो ये अपने आप में लीगैलिटी को रिस्क करता है। क्या गवर्नर के एसेंट के बिना क्या बिल्स पास होने लगेंगे? मैं यहाँ पे 2 पक्षों को क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ। पहला ये
डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एज गुड एज द पीपल इंप्लीमेंटिंग इट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मोटिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन जो पालन कर रहे हैं उसका। दूसरा, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिया है वो एंक्रोच कर रहा है लेजिस्लेचर के पावर में। यदि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन ये लगता है कि ये गलत हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को पार्लियामेंट को गाइड बोल सकता है, एडवाइस कर सकता है कि आप इसमें कोई टाइम लिमिट डिफाइन करिए। लेकिन आप अपने तरफ से यदि टाइम लिमिट डिफाइन कर रहे हैं तो वो बहुत हद पार्लियामेंट की पावर को आप एंक्रोच कर रहे हैं। और मुझे ये बड़ा अपने आप में देख करके ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट देख करके ये बहुत मुझे ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे दोनों एक ही फ्रेटर्निटी के पार्ट हैं, दोनों पार्लियामेंट के पार्ट हैं, दोनों पार्लियामेंट पे रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पार्लियामेंट को वीक करने वाला एक्ट है ये जुडिशरी का बहुत स्पष्ट तौर पे, और वहां पे पार्लियामेंट शुड होल्ड इट्स फुट एंड होल्ड इट्स ग्राउंड। यहाँ पे उनको पार्लियामेंट के हक पे जो एंक्रोच हो रहा है उस तरीके से इसको देखना चाहिए। हर चीज को ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज यहाँ पे जो जिस तरीके से आपने बताया, प्रेसिडेंट यदि कोई चीज मांग रही है तो उन्होंने जो भी सवाल पूछे हैं वो बहुत वेल विद इन बाउंड्स है और उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर है। इसमें कोर्ट ने खुद ही अपने अनेक केसेस में जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को ये डिफाइन करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें भी ये एंक्रोचमेंट जो है लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में, जुडिशरी का लेजिस्लेचर में, इसको गलत ठहराया है और वही चीज ये कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिला के मैंडेटरी डायरेक्शंस देना पार्लियामेंट को, ये जुडिशियल आउटरीच का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने किस किस तरह के जजमेंट दिए जो जनता के जनरल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है पब्लिक के। इस तरह का स्टेटमेंट पीयूसी के मुंह से शोभा नहीं देता कि आर्टिकल 142 जो है वो एनक्रोचमेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। वो आर्टिकल इंक्रोचमेंट नहीं है भाई, वो कहां बोले आर्टिकल इंक्रोचमेंट है, उसका इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया वो इंक्रोचमेंट है। आर्टिकल 1 क्या बात करो, आर्टिकल 142 अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइंड आर्टिकल है। मैं वही कह रहा हूँ जिस तरीके से इसको यूज किया गया है और डायरेक्टिव दिया गया है कि आपको इस तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए, टाइम लिमिट डिफाइन किया गया है, वो टाइम लिमिट देना अपने आप में इंक्रोचमेंट है। आप यदि स्पष्टता से बात को सुने होते मेरे इंस्टेड ऑफ टॉकिंग। धर्मेश जी आप बात आपने लगता है सुना नहीं, यानी तो सुन लिया तो समझा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आर्टिकल 42 या 142 या 43 जो है वो इंक्रोचमेंट है, आर्टिकल के बारे में नहीं कहा, बोला उसमें उसका इस्तेमाल जो है वो इंक्रोचमेंट के लिए किया जा रहा है। ये जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी दो जो है महत्वपूर्ण सवाल है कि एक ये कि मूल ढांचा संविधान का, जिसमें जो आर्टिकल 368 कहता है कि मूल ढांचा में जो संशोधन कर सकते हैं, तो मूल ढांचे में नहीं कर सकते हैं। केशवानंद भारती में जो आया था सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन या फैसला, उस पर हम चर्चा करेंगे कि मूल ढांचा संसद का संविधान का है क्या और किसको लेकर के आगे ये जो 10 विधेयक थे उस विधेयक के भीतर में क्या था, क्यों इसको रोक करके रखा गया था, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सारे जो पैनलिस्ट हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। और एक बार मैं रिजवी साहब के पास जाना चाहूँगा। रिजवी साहब, जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई ये जो 10 जो विधेयक जिसको रोक के रखा गया था उसमें क्या था, उस विधेयक पे अगर आप लोगों को याद हो तो मुझे लगता है कि ये जो राज्यपाल के अधिकारों को छीना गया था इस विधेयक के जरिए, और इसकी शुरुआत वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने किया था। जादवपुर यूनिवर्सिटी के वीसी को बदलने वाला जो मामला था वहाँ से शुरुआत हुई थी, और उसी तरीके से जो वीसी को रखने का अधिकार जो वो राज्यपाल को हुआ करता है, लेकिन उस विधेयक ला करके विधानसभा में इस अधिकार को छीना गया था और इसी से रिलेटेड वो विधेयक था जिसको रोक करके रखा गया था राज्यपाल के द्वारा। ये बात अलग है, ये राजनीतिक मामला, इसको छोड़िए। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के भीतर इसे तय किया जाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, जैसा कि पीयूष जी ने भी कहा कि ये तो भाई संविधान का मामला, ये संसद का मामला है, संसद में तो पक्ष विपक्ष दोनों है, अगर संसद के पावर को किसी भी तरह के या संसद के अधिकार में हस्तक्षेप किया जाता है तो पक्ष विपक्ष को एक साथ खड़े होकर के जवाब देना चाहिए। लेकिन विपक्ष की इस पर जो चुप्पी है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, ये मैंने कहा ना कि बहुत ही गंभीर और बहुत ही बहस तलब मसला है। और जहां तक आप पावर की बात कर रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी ताकत रखती है कि अगर उसकी संवैधानिक जो बेंच होती है, जो आईनी बेंच होती है, जो 5 रुकनी 7 रुकनी या और जो बड़ी बेंच बनती है, तो वो अगर कोई निर्णय लेती है, कोई फैसला सुनाती है, तो वही हम कानून उसको मानते हैं कि ये संवैधानिक बेंच का ये कानून है। तो इसलिए, लेकिन ये सही है कि 3 महीने की जो बात उन्होंने कही है, अब ठीक है, इस पे सरकार
गौर करे, सोचे और कोई बिल लेकर के आए कि आखिर ये कैसे दिया। अब ये सरकार का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि कोई तानाशाही जो है लोकतंत्र में ना आने पाए। वो क्यों रोका गया, क्यों 3 महीने से ज्यादा? 3 महीने का वक्त बहुत होता है, 90 दिन बहुत होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि उसी संविधान में जब कोई क्या बोलते हैं 6 महीने का वो नाम नहीं याद आ पा रहा है इस वक्त, जो हम लेकर के आते हैं, तो उसके 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि इसमें तो आपको कानून बनाना पास पड़ता कर है, देना है, नहीं तो फिर वो जो है रद्द हो जाता है, फिर से दोबारा उसे पेश करना पड़ता है। जी। तो वही हम कह रहे हैं, तो वो इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई एक दूसरे से बंधा हुआ है। यही हमारा लोकतांत्रिक और यही हमारा एक मजबूत संविधान है कि हर कोई। अब आप देखिए कि अभी मूल जैसे आपने ढांचे की बात की संविधान के की, तो उसमें संसद भी नहीं बदलाव कर सकता। यानी अगर चाहे तो लेकिन वो मूल ढांचा क्या है, इस बात पे भी सर चुप्पी है, नहीं कर सकते। मूल ढांचा क्या है विनीत जी, इसमें भी तो संविधान की चुप्पी है ना। मूल ढांचा किसे, ये तो कोर्ट डिफाइन कर रहा है। जैसे केशवानंद भारती में मूल ढांचे को डिफाइन किया गया था, तो यहां भी तो चुप्पी है। तो मैं यही बात मैं पूछ रहा था, जो मधु मुकुल जी ने मुझे डांट दिया। इस चुप्पी पे आप गलत कह रहे हैं, आप डांट सकते हैं, आप लोग ज्ञाता आदमी है, लेकिन चुप्पी संविधान की बहुत जगह है और उस चुप्पी से लोगों को परेशानी है। और इसीलिए विपक्ष जो है उस चुप्पी का इस्तेमाल जो है अपनी विचारधारा को एस्टैब्लिश करने के लिए, संविधान को छेड़छाड़ करने के लिए, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और अपना इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। मुझे लग रहा है ये खतरनाक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुप्पी जो है, इस चुप्पी पे तो एक चर्चा तो होनी ही चाहिए। विनीत जी। जी मुकेश भाई, देखिए यही समझने वाली सबसे जरूरी बात है, और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि एक संसद में बैठी हुई पार्टियां जब सिर्फ इसलिए क्योंकि जो केंद्र में सरकार है उसके विरोध हमें बात करनी है, या कोई राज्यपाल या कोई जो राष्ट्रपति है अगर उससे कोई बिल रोक लिया तो उसके ऊपर हमें बात करनी है, काउंटर करना है हर चीज का, तो उसकी अगर आप बात करें तो ठीक है, पॉलिटिकल मोटिव आपकी हो सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि कितना घातक है ये कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपके लॉ को डिफाइन करने की जगह सर्वोच्च न्यायालय आपके लॉ को बनाने वाली पावर तक आ जाए, तो फिर आप कैसे उस जिस संवैधानिक ढांचे की, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, आपने हाँ बिल्कुल, लगता है हमारा संपर्क जो है विनीत जी से टूट गया। मैं पीयूष जी के पास वापस जाना चाहूँगा। पीयूष जी, यही सवाल मेरा आपसे है। और एक जो चीज़ जो कहते हैं कि मूल ढांचे की बात जो है, संविधान इस पर भी चुप्पी है और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे को परिभाषित किया था। जी जी जी, बोलिए विनीत जी। विनीत जी आवाज़ आ रही है जी। पीयूष जी आप बोल रहे हैं क्या? आप बोल रहे हैं तो आप भी बोल सकते हैं। जी। ये जो आपने चुप्पी वाली बात कही, देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी भी सॉवरेन कंट्री द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे ये समझना कि कहीं पे चुप्पी है तो वो कंफ्यूजन के या किसी नहीं ध्यान देने के कारण नहीं है, इट इज बाय डिजाइन। और ये जो चुप्पी होती है यहाँ पे एक मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की जाती है, जो कि आपका जो ये है आम है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आपका जुडिशियरी हो, कि वो अपने विवेक से डिस्क्रिशनरी पावर्स का उपयोग करेंगे। एक बात सही है कि आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 अपने आप में ब्लैंक चेक नहीं होते हैं, लेकिन आपका इसमें जुडिशरी को यह भी समझने की जरूरत है कि वो कहीं पे एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज को, जैसे यहां पे वो एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज का यदि हनन करते हैं तो वो जुडिशरी के पार्ट में भी गलत होगा। दूसरा, यहाँ पे जिस मैटर को ये इंटरप्रेट कर रहे हैं और इसमें ये डायरेक्टिव दे रहे हैं कि इसको विद इन अ पर्टिकुलर टाइमलाइन इसको पारित कर दिया जाए, वो मुझे लगता है कि एक 3 जज की बेंच के द्वारा दिया जाना, जो अपने आप में शायद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है, ये अपने आप में बहुत गलत प्रैक्टिस है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक लोगों के बीच में गलत भ्रांति फैलाने वाला एक एक्ट है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है सुप्रीम कोर्ट की, यदि उस एंगल से देखा जाए तो। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जुडिशरी को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, यदि उसकी बात की जाए तो वो पार्लियामेंट को गाइड कर सकते थे, 3 महीने के लिए बोल सकते थे। साथ में इसमें जो एक बात है रीजनेबल टाइम फ्रेम की, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, उसको डिफाइन करने के लिए पार्लियामेंट को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अननेसेसरली ऑनस्लॉक करना और लड़ाई करना इन सब चीजों में, जो कि फिर आप मीडिया में जाती हैं, दूसरे तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं और चीजें पॉलिटिसाइज होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसको जिस प्रोफेशनलिज्म से और मैच्योरिटी से हैंडल किया जाना चाहिए था, जुडिशरी की तरफ से इसमें चूक हुई।
बिल्कुल, ये जो 368 के बारे में आपने कहा कि नहीं, यहाँ भी चुप्पी जो है एक डिज़ाइन किया गया है। इस चुप्पी के कारण जो समस्याएं आई हैं, चुप्पी के कारण जो आप कह रहे हैं मूल स्ट्रक्चर क्या है, मूल स्ट्रक्चर में अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको भी रखा था, फंडामेंटल राइट्स को भी, जो उसमें नहीं बदला, लेकिन उसमें भी बदलाव हुए। प्रियम्बल को भी रखा गया था, लेकिन उसमें भी बदलाव हुए। तो फिर इसको किस तरीके से आप करेंगे कि भाई अगर है तो जी, इसमें प्रियम्बल को बेसिक माना गया है। यदि प्रियम्बल के वैल्यूज के, और प्रियम्बल इज द सोल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यदि प्रियम्बल के अगेंस्ट कोई भी चीज जा रही है, प्रियम्बल के भावना के अगेंस्ट कोई भी चीज जा रही है, तो बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशियरी इट कैन बी कंसिडर्ड वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये बहुत ही क्लियर उसमें कहा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पे विवेक आता है, वहीं पे जुडिशियल विजडम आता है, जिसका अभी के केस में एक अभाव दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसी विवेक और इसी विजडम का फ़ायदा उठा करके, या जो अभाव देख रहा है उसका फ़ायदा उठा करके जो विपक्ष जो है वो अपने इकोसिस्टम के जरिए अपनी विचारधारा को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और संविधान से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा है। मधु जी से मैं जानना चाहूँगा, मधु जी क्या आपको लगता है कि ये जो चुप्पी है, ये जो एक हथियार के तौर पर विपक्ष इस चुप्पी का इस्तेमाल कर रहा है, ये कितना खतरनाक, कितना घातक है लोकतंत्र के हिसाब से? मुकेश जी, उससे पहले मैं कहूँगा, मैंने आपको डाटा नहीं था, करेक्ट किया था। ठीक है सर, कर सकते हैं आप। विपक्ष जो है, विपक्ष क्या करता है, हमारे सीनियर है, डांट सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। जी जी, नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी को नहीं डांट सकता, हमारे सब आप भाई हैं। नहीं सर, आप सबसे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, आप कब डांट सकते हैं किसी को भी? नहीं जी, मुकेश जी देखिए क्या है, हाँ, कि विपक्ष के साथ एक प्रॉब्लम है। विपक्ष इस चीज को भूल जा रहा है कि राष्ट्र पहले है, राष्ट्र की शक्तियां, राष्ट्र की प्रकृति पहले है। अगर कोई भी, चाहे न्यायपालिका हो, मतलब हमारे जो 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, अगर एक दूसरे के पावर को अजरब करेंगे तो उचित नहीं है। और यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या आप संविधान में संशोधन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दे सकते हैं? यदि देना चाहते हैं तो फिर पार्लियामेंट की आवश्यकता क्या है? अगर 142 के अंदर संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग, संविधान में संशोधन सर्वोच्च न्यायालय कहता है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप देखें, फिर मैं स्पष्ट करता हूं, विनीत जी समझ रहे होंगे और आर्टिकल 200 को पढ़ेंगे। आप जो रिटर्न करने का है उसमें एज सून एज है, जो रेफरेंस देने का है उसमें एज सून एज है, लेकिन विदहोल्ड करने वाली स्थिति में कुछ नहीं है। यानी विदहोल्ड करने की शक्ति बिल्कुल राज्यपाल में है, और राज्यपाल की शक्तियों पर संविधान बनने से पहले बिल्कुल बहस हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं, मुंशी जी रहे हैं, सबने अपने अपने विचार रखे, और विचार रखने के बाद सोच समझकर संपूर्ण स्थितियों की रणनीति बनाकर राज्यपाल की शक्तियों को निहित किया गया। अब बात आती है संविधान के संशोधन का। मैं अभी अपने मित्र धर्मेश जी से पूछना चाहूंगा कि संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और प्रियम्बल में बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब है कि इंदिरा जी ने बहुत गलत किया। उन्होंने बिल्कुल संविधान को के साथ बलात्कार किया, उन्होंने सोशलिज्म सेकुलरिज्म में डाल दिया। क्या सर्वोच्च न्यायालय वहां अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में, संविधान की आत्मा में, संविधान के प्रियम्बल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो भी इमरजेंसी में। मेरे भाई, हमारे यहां, हमारे देश में संपूर्ण विश्व का सबसे बुरा विपक्ष होता है, चाहे ये हो चाहे वो हो, चाहे सापनाथ हो चाहे नागनाथ। उनको राष्ट्र की प्रगति को ध्यान नहीं देना होता, उनको राष्ट्र के विषय में नहीं सोचना होता है, उनको अपने वोट बैंक में सोचना होता है। मेरे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। अरे भाई, बिल्कुल सर, ये जो विवेकाधिकार दिया गया है मधु मुकुल जी, ये मुझे लगता है कि विवेकाधिकार उस समय जो राजनीतिक माहौल था उस हिसाब से सही था, लेकिन आज के राजनीतिक माहौल में इस विवेकाधिकार का जो है लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसीलिए शायद ये चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं कि इस दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। और विवेकाधिकार का इस्तेमाल या विवेकाधिकार का गलत इस्तेमाल जो है दोनों तरफ से हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए मधु मुकुल जी आपका, पीयूष मिश्रा जी आपका, विनीत जिंदल जी आपका, धर्मेश जी आपका, और हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जी भी थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदया ने 14 सवाल पूछे हैं, कल से इस पर बहस शुरू होगी और संवैधानिक बेंच जो है इस बहस पे अपना जवाब देगी। जो जवाब देगी वो केवल
इस प्रश्न के ही केवल जवाब नहीं होंगे, बल्कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होगा, जिसका इंतजार, जिसे जानने का अधिकार और जिसके जानने की जिज्ञासा हम सभी में है। और हम इंतजार कर रहे हैं कि कल इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी बहस में किस तरीके से जवाब देता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।